दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल 17 अगस्त प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर का जन्म दिवस है। इस अवसर पर उनके द्वारा लिखा गया निबंध राष्ट्रीय संकट और साहित्यकार आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस निबंध में नागर जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उपजी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में साहित्यकारों के दायित्वों को रेखांकित किया है। तो सुनिएगा। स्वदेश पर संकट छाया है। चारों ओर से साहित्यकारों के दायित्व की बात उठाई जा रही है। मैं सुनता हूँ और सुनकर चुप हो जाता हूँ। कभी कभी खुद अपने ही ऊपर झुंझलाकर सोचता हूँ, क्या तुम्हारा कोई दायित्व नहीं? क्या तुम गद्दार हो, आलसी हो, अवसरवादी हो? आदमी जब चिढ़कर स्वयं ही अपने को लांछित करता है, तब उससे बढ़कर उसकी लांछना कोई और नहीं कर सकता। पिछले 3 महीनों में कई बार अकेले क्षणों में मैंने अपने मन के साथ ऐसी हाथापाई की है। ये नहीं कि पिछले 3 महीनों में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये भी नहीं कि मैंने अपने नगर में होने वाले सुरक्षा संबंधी कामों में किसी से घटकर हिस्सा लिया हो। इतने पर भी मन यही कहता है कि जो चाहिए था वह तुम अब भी नहीं कर रहे हो। तब मेरा मन आखिर क्या चाहता है? क्या करूं कि उसे संतोष हो? सवाल अब तक अपना जवाब नहीं पा सका। मैं व्यक्ति से ऊपर समाज की दृष्टि से सोचता हूँ। बगैर लल्लो चप्पो के मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि चीनी आक्रमण पर मुझे अब तक एक भी ऐसी रचना पढ़ने को नहीं मिली जो दिल को छू सके। पहले महायुद्ध के समय लिखी गई कहानी उसने कहा था आज भी ताजी है। दूसरे महायुद्ध काल में भी ऐसी रचनाएं आई। उसी दौरान में पढ़ने वाले बंगाल के अकाल पर भी हिंदी में कहानियां, रिपोर्टाज, कविताएं और उपन्यास रचे गए। अच्छी रचनाएं प्रकाश में आई। हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर भी कई श्रेष्ठ प्रभावशाली रचनाएं रची गई। स्वयं मैंने भी अकाल, महायुद्ध और दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखा और जो लिखा उसे पाठकों और विद्वान समालोचकों ने मान सहित सराहा। फिर आज क्या बात है कि आजाद भारत पहला बाहरी आक्रमण हुआ, इतना बड़ा धक्का लगा, इतना कुछ लिखा गया, कहा गया, किया गया, 44 करोड़ जन एक राष्ट्र मानव के रूप में सामने आए और फिर भी मुझे ना अपने ही कृतित्व से संतोष है और ना औरों के। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनों के बाद यानी वर्षों बाद भारतीय जनता ने पहली बार साहित्यकारों से अपना दायित्व संभालने की अपील की। फिर भी हमारी आत्मा का सच्चा पर्दा ना उठा। क्या हम आलसी हो गए हैं? पैसों और सुविधाओं के चक्कर में पड़ गए हैं? स्वयं आरोपित महानता के घटाटोप से घिरते घिरते झूठे हो गए हैं? मर चुके हैं? नहीं, हरगिज नहीं। तपाने से जैसे सोना निखरता है, वैसे ही ये नहीं भी मेरे कलेजे पर बहुत आंच सहकर चमका है। इस नहीं के पीछे बड़ी साफ तस्वीर है जो मुझे व्यर्थ के दोष से मुक्त करके नए सिरे से आगे की बात सोचने की स्वस्थ सुविधा और उमंग प्रदान करती है। सीधी बात है, साहित्यकार के लिए लड़ाई 20 अक्टूबर 1962 को नहीं आई, बल्कि सन 1946 की अंतरिम सरकार सांप्रदायिक दंगों और देश विभाजन के जमाने में ही आ गई थी। हमने अपने देश की शक्तियों और कमजोरियों को समझने और अपनी सामाजिक रूढ़ियों, कुंठाओं या अगतियों को तोड़ने के अपने मोर्चे तभी बांध लिए थे। पिछले 20-22 वर्षों में हिंदी भाषा का साहित्य काफी समृद्ध हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उसका गौरव बढ़ा है। केवल हिंदी ही नहीं, अनेक भारतीय भाषाओं में बड़ी गहराई से सच्चे राष्ट्रमानस का स्वरूप निखरा है। विनय की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए भी मैं बड़े संतोष, बड़े गर्व के साथ ये कहने की सामर्थ्य रखता हूँ कि आजाद भारत में अब तक जो भी स्थायी महत्व का श्रेष्ठ काम हुआ है, उसमें हिंदी और आधुनिक भारतीय साहित्य का योगदान श्रेष्ठतम है। खैर, यह सब तो ठीक है, पर सवाल अब भी ज्यों का त्यों है। मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ, चीनी आक्रमण के धक्के से हिलकर लिखा गया साहित्य मुझे क्यों पसंद नहीं? उत्तर है कि उसमें क्रोध ही क्रोध के दर्शन अधिक होते हैं। उसमें दुश्मन को दी जाने वाली पैनी और करारी चुनौतियां मुझे अब तक नहीं मिली। शेखियां और गालियां ही अधिक हैं। इन रचनाओं में भीम, अर्जुन, ऋषि मुनि, बुद्ध, अशोक की संतान होने का गर्व गुमान भी बहुत फूटा और उद्बोधन के स्वर यानी कि सोना दान, रक्तदान, प्राणदान दो वाले नारे भी। आरंभ में 15-20 रोज तक तो ऐसी कविताएं कुछ जोश ला सकी, पर बाद में तोता रटंती रहकर रह गई। ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न के उत्तर में जो बात लिख रहा हूँ वह शिकायत के तौर पर नहीं, बल्कि वस्तु स्थिति का सही निरूपण करने की दृष्टि से ही लिख रहा हूँ। इतनी सफाई देने के बाद भी बात तनिक भी शिकायत की सूरत ना अपना सके, इसलिए ऐतिहासिक परंपरा की एक पिछली कड़ी जोड़कर यूं कहूं कि राष्ट्रीय आंदोलन काल में राजनीतिक नेता और प्रबुद्ध साहित्यकार का सपना एक ही था। आजाद भारत में राजनीतिक नेता और साहित्यिक के सपने तो प्राय एक जैसे ही रहे, पर दोनों की शक्ति इस बार उन्हें साकार करने में एकजुट ना हो सकी। क्यों?
आजाद भारत में नेता सत्ताधारी हो गया, मोटर, बंगला, शिमला, नैनीताल, कश्मीर का स्वामी हो गया, लेकिन साहित्यकार की हैसियत ना बदली। और यदि बदली भी तो इस तरह की कल जो दोस्ती की सतह पर समान मर्यादा के थे, उनमें से एक नेता नौकरी या आर्थिक लाभ या एहसान लादने का सामर्थ्य वाला बन गया और दूसरा साहित्यकार उनके एहसानों की लादी धोने वाला, धोबी का छोटा साइज का बैग। जिनसे स्थिति ना जमी, उन साहित्यकारों से नेता सदा फुटैल रहे। दोनों ही स्थितियों में साहित्यिकों की बातें उनकी दृष्टि में अपना महत्व खो बैठी। नेता का जो नाता साहित्यिक से बैठा, वही अपने गैर ओहदेदार पुराने राजनीतिक साथियों से भी हो गया। नेता या राजनीतिक आमतौर पर साहित्य नहीं पढ़ते, जो पढ़ते भी हैं वे अंग्रेजी साहित्य के शौकीन हैं। साहबों का गिरोह केवल हिंदी भाषावासियों में नहीं पलता, वरन भारत की सभी भाषाओं के प्रदेश में मौजूद है। भारत माता अपने ही अंदर के जहर से भूली जा रही है। साहित्य की कलाएं मनुष्य के भावों और विचारों की छवि आंकने, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की शक्ति रखने के कारण ही सभ्य जगत में सदा से पूजा पाती रही है। साहित्य की आदर्शयुक्त यथार्थवादी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उनकी ललित कलाएं केवल पाठकों का मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि उनके संस्कारों को उभारती और ढालती भी है। समझदार नेता अपनी अंग्रेजी परस्ती में अपना ये सबसे बड़ा नुकसान करते रहे हैं कि उन्हें अपने समाज के दिल और दिमाग की धड़कनों का सही रूप समझने को ना मिला। वे समझदार अपनी विलायती समझ को हिंदुस्तानी जनेऊ पहनाने की जिद में अपनी फोटोएं खिंचाते रहे। नासमझ नेता को अपनी गुटबाजी के अलावा और कुछ पढ़ने सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता। जब तक ये समझदार और नासमझ नेता आधुनिक भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचित नहीं होंगे, तब तक साहित्यकार की कला विचार शक्ति को अपनी क्रिया विचार शक्ति का सहयोग नहीं दे सकेंगे। फिर अकेले हाथ से ताली क्यों कर बजे? साहित्यिक ने अपना दायित्व संभाला, नेता ने नहीं संभाला। फिर दायित्व की अपील किससे करनी चाहिए? अभी हाल ही की घटना लें। चीनी आक्रमण में छोटे बड़े नेताओं ने फंड इकट्ठा करने के नाम पर जोर देने के अलावा और कोई काम नहीं किया। चूंकि पैसा जमा करने का काम था, इसलिए इस पुण्य कर्म में ब्लैक मार्केटियर, मुनाफाखोर से बढ़कर और कौन उनका सहायक हो सकता था? इसमें तो कहीं साहित्यकार के दायित्व की बात ही नहीं आती। शंकर का त्रिशूल और भवानी की तलवार खींचकर बेचारे कवियों ने सेठों को भामाशाह बनने के लिए बहुत ललकारा, पर वे तानाशाह के तानाशाह ही बने रहे। मोहल्ला, क्षेत्र, नगर, सूबे, देश आदि की सुरक्षा समितियां तो बहुत बनी, पर इनमें साहित्य का कोई स्थान नहीं। इन समितियों का संगठन इतने भद्दे ढंग से हुआ कि इनके प्रति किसी भी सिद्धांतीय स्वाभिमानी व्यक्ति की दायित्व भावना जुड़ ही नहीं सकती। देगची का एक चावल टटोल कर देखने वाला न्याय सिद्धांत अपनाते हुए अपने नगर और क्षेत्र का अनुभव लिख देना यहाँ अनुपयुक्त न होगा। एक सुरक्षा समिति कांग्रेस ने बनाई, एक जनसंघ ने, एक महापालिका ने और अंत में एक सरकार ने। कांग्रेस की समिति में जनसंघियों के नाम तो रखे गए, पर वे शामिल ना हुए। उन्हें ये भय था कि इन समितियों में कांग्रेसी महत्वपूर्ण और जनसंघी गौण हो जाएंगे। महापालिका में जनसंघ गुट प्रधान है, इसलिए उसकी योजना में दूसरी पार्टी वालों को अपना स्थान गौण दिखलाई दिया। नीतियों के विषय में भी मतभेद था। कांग्रेस और जनसंघ ने मोहल्ला समितियां बनाना प्रारंभ कर दिया। अखबारों में खबर थी कि सरकार क्षेत्रीय मोहल्ला समितियां बनाएगी। मैं घबराया कि एकता का ये अवसर भी छूटता है। मैंने कुछ सरकारी नेताओं से कहा कि इसका बुरा असर पड़ेगा। सरकार ये घोषित कर दे कि लोग क्षेत्र या मोहल्ला कमेटियां फिलहाल ना बनाएं, सरकार बनाएगी। मेरी दलील यह थी कि अगर कहीं कांग्रेसी मोहल्ला कमेटी और कहीं जनसंघी मोहल्ला कमेटी बन गई तो सुरक्षा कमेटी का एक केंद्रीय संगठन ना हो पाएगा। मोहल्ले एक नीति पर ना चलकर आपस में प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। इसके बाद जब सरकार अपनी कमेटी लेकर अखाड़े में कूदेगी तो जनता में असंतोष फैलेगा। सरकारी नेताओं ने हाँ हाँ तो बहुत की, पर किया कुछ भी नहीं। नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा समितियां तो बनी, पर उनके प्रति जनता निष्ठाहीन हो गई। और इसी आधार पर अपनी कलम के दायित्व को पूरी तौर से समझते हुए भी मैं ये लिखता हूँ कि ऐसी जननिष्ठाहीन समितियों के प्रति साहित्यकार का कोई दायित्व नहीं है। राजनीतिक नेता, धनी वर्ग और अफसर वर्ग के प्रति साहित्यकार की हैसियत से मुझे अपना कोई दायित्व स्वीकार करने में अपने संपूर्ण मन से हिचक होती है। मेरा दायित्व केवल अपने देश के साधारण लोगों के प्रति है। मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति भी अपना दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आज और निकट भविष्य में भी राजनीति के महत्व को देख रहा हूँ, फिर भी इनके दिन अब लग चुके हैं। राजनीति का महत्व उसी दिन आधा रह जाएगा जिस दिन दुनिया से दो राजनीतिक आर्थिक सिद्धांतों में से एक की पराजय होगी, अथवा दोनों ही युद्ध जर्जर होकर समाप्त हो जाएंगे और एक नवीन कल्याणकारी समन्वित सिद्धांत का उदय होगा। मुझे अपने देश में 8 कनौजिया 9 चूल्हों की तरह अनेक राजनीतिक पार्टियां इस समय बुरी तरह खल रही हैं।
इनके पास सिद्धांत कम और व्यक्तिगत अहम का बोझ अधिक है। इनके पास झूठ से संचालित होने वाली मशीन होती है जिससे ये सत्ता का सिक्का ढालते हैं। यदि अतिरेक नहीं कर रहा हूं तो प्राय 95% स्वदेशी राजनीतिकों से मैं उतनी ही नफरत करता हूं जितनी भी चीनी आक्रमणकारियों से। अनेक राजनीतिक गुटों का नाश देखने के लिए मैं अपने अंतरतम से आकांक्षी हूं। मैं अपनी हर बौद्धिक और कलात्मक शक्ति का प्रयोग करके शीघ्र से शीघ्र ऐसी स्थिति लाना चाहता हूं जिससे केवल दो राजनीतिक दल ही रह जाए, एक दक्षिणपंथी विचारधाराओं का और दूसरा वामपंथी विचारधाराओं का। देश की सही राजनीतिक प्रगति के लिए मैं इसे अत्यावश्यक मानता हूं। धनी वर्ग इसी राजनीतिक संघर्ष में अस्वाभाविक और अनैतिक प्रतिष्ठा का अंत देखेगा। मैं फिलहाल निकट भविष्य में तो ये नहीं देखता कि कोई धनी ना रहेगा, पर यह अवश्य देखता हूं कि समाज में कोई इतना धनी भी ना होगा कि उसके कारण बहुत से लोगों को निर्धनता का दुख भोगना पड़े। साहित्य के नाते मैं अपनी अवस्था की पूरी शक्ति लगाकर समाज का ये आर्थिक असंतुलन मिटाने का प्रयत्न करूंगा। रहा अफसर वर्ग, सो वह तो मुझे सुदूर भविष्य तक विद्यमान दिखाई दे रहा है। इसे अंकुश में रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार मोहल्ले से ही आरंभ हो। सुरक्षा के सिलसिले में मोहल्लों, क्षेत्रों और नगरों की जो समितियां बन रही हैं, यदि नागरिकगण उन्हें नेताई, सेठिया और अफसरी दलदल से उबार कर सही ढंग से चलाएं तो एक दिन अवश्य ही अफसर को आदमी बना लेंगे। जनसाधारण को हर प्रकार से प्रबुद्ध करना मेरा दायित्व है। चेता हुआ राष्ट्र किसी विपरीत स्थिति या शत्रु को जीत सकता है। धर्म का मिथ्याडंबर नष्ट करके घट घट व्यापी राम के दर्शन करना और कराना साहित्यिक का धर्म है, दायित्व है। भारत का सनातन मानव धर्म ही विश्व का भावी धर्म है। मैं अपने देशवासियों को शरीर, मन, वचन और कर्म से सुसंगठित तथा शक्तिशाली देखना चाहता हूँ। मैं अपने देश को विश्व के किसी भी शक्तिशाली राजनीतिक आर्थिक गुट का पिछलगुआ देखना नहीं चाहता। अपनी इन आस्थाओं के प्रति ही मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। धन्यवाद।